Good morning, 6th class. Today we'll start chapter 6, that is physical and chemical changes. हमारे आसपास कई सारे चेंजेस होते हैं. हम डेली की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं और यही चेंजेस हमने दो ग्रुप्स में बांटे हैं. वन इज फिजिकल चेंज एंड सेकेंड इज केमिकल चेंज. ये चेंजेस कैसे होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. Every day you come across many changes in your surroundings. These changes may involve one or more substances. हम अपने आसपास में बहुत सारे चेंजेस देखते हैं जिसमें क्या देखेंगे हम, एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस में हम कई बार ये चेंजेस देखते हैं. जैसे योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक. आपकी मम्मा आपसे चीनी डालने के लिए बोलेगी पानी में ताकि आप एक कोल्ड ड्रिंक बना दें. तो ये क्या बनाया है आपने, एक शुगर सोल्यूशन बनाया है. वाटर में आपने शुगर को डिजोल्व किया है, तो ये भी क्या है, एक चेंज है. मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज अ चेंज. सिमिलरली सेटिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क इज अ चेंज. इसी तरह आप कर्ड बनाते हैं मिल्क से, है ना, तो ये भी क्या है, एक चेंज है. समटाइम्स मिल्क बिकम्स सार. कभी कभी आप जैसे दूध, आप गर्मियों के दिन है, आपने दूध को गर्म किया, फिर आपने रखा रहा और आप दोबारा इसको गर्म नहीं कर पाए, तो आपका शाम तक कई बार दूध क्या हो जाता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है, सार हो जाता है. तो दिस इज ऑल्सो अ चेंज. सारिंग ऑफ मिल्क इज अ चेंज. स्ट्रेच्ड रबर बैंड ऑल्सो रिप्रेजेंट अ चेंज. आप एक रबर को खींच देते हैं तो स्ट्रेच हो जाता है वो रबर, दैट इज ऑल्सो अ चेंज. मेक अ लिस्ट ऑफ 10 चेंजेस यू हैव नोटिस अराउंड यू. अब आपको 10 ऐसे चेंजेस आपके लिखने हैं, आपको नोट करने हैं, नोट डाउन करने हैं और उनको फिर दिखाना है जो आपके आसपास होते हैं. ठीक है. इन दिस चैप्टर वी शैल परफॉर्म सम एक्टिविटीज एंड स्टडी द नेचर ऑफ दीज चेंजेस. ब्रॉडली दीज चेंजेस आर ऑफ टू काइंड्स, फिजिकल एंड केमिकल. इस चैप्टर में आगे हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह का नेचर होता है इन चेंजेस का. तो दो ब्रॉड क्लासेस हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं अपनी 7th क्लास में. वन इज फिजिकल एंड अनदर इज केमिकल चेंज. ओके. यहाँ पर आप एक पेपर देख रहे हैं, पेपर के पीस को. इसमें कैसा चेंज हो रहा है, फिजिकल है या केमिकल, ये हम अभी आपको बताएंगे. ओके. फिजिकल चेंजेस. Activity number 6.1. Cut a piece of paper in 4 square pieces. Cut each square piece further into 4 square pieces. Lay these pieces on floor or a table so that the pieces acquire shape of original piece of paper. Obviously you cannot join the piece back to make them original piece, but is there a change in the property of paper? अब आपने एक पेपर ले लिया, उसको 4 पीसेस में आपने कट कर दिया. ठीक है. और 4 पीस में कट करने के बाद उसको वापस आपने फिर वैसे ही रख दिया है जमीन पे. ठीक है, जैसे वो पेपर पहले था. लेकिन क्या वो पहले की तरह हो सकता है? नहीं हो सकता है. चेंज आ गया है उसमें. अब पेपर क्या हो चुका है, 4 पीसेस में कट हो चुका है. एक्टिविटी नंबर 6.2. कलेक्ट द chalk dust lying on the floor near the blackboard in your classroom, or crush a small piece of chalk into dust. Add a little water to the dust to make a paste. Roll it into the shape of a piece of chalk. Let it dry. Did you recover chalk from the dust? अब आपको क्या करना है, आपको चौक ले लेना है, आपको उसको पीसेस में क्रश कर देना है. उसके बाद क्या करना है, वाटर ऐड करके उसका पेस्ट बना के दोबारा उसको एक चौक के शेप में रोल कर देना और ड्राई करने के लिए छोड़ देना. क्या वो वापस हमें चौक मिल जाएगा? ये एक्टिविटी आपको करके देखनी है घर में. थर्ड एक्टिविटी इज टेक सम आइस इन अ ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर. मेल्ट अ स्मॉल पोर्शन ऑफ आइस बाय प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन. You have now a mixture of ice and water. Now place the tumbler in a freezing mixture. Ice plus common salt. Does the water become solid ice once again? अब यहाँ पर भी आपको आइस लेनी है. ठीक है. एक्टिविटीज खुद करनी है बच्चों आपको, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, इनकी जो समझ आपकी वो बढ़ जाए, इसलिए एक्टिविटीज आपको खुद करनी है. अभी क्योंकि क्लासरूम में आप नहीं कर सकते एक्टिविटीज, तो आपको ये घर पे करनी है. ठीक है. जब तक हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, किसी को भी कोई डाउट होगा तो स्कूल में आके फिर वो पूछ सकता है. ठीक. तो आपको आइस लेनी है एक ग्लास में और प्लास्टिक टम्बलर में, और आपको क्या करना है, इसमें थोड़ा सा आइस मिला लेना है. अब इस टम्बलर को आपको सन में रखना है. सन में आप रखेंगे तो आइस मेल्ट होगी. अब ये जो मिक्सचर आइस और वाटर का है, इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सॉल्ट डाल देना है और इसको दोबारा फ्रीज करने के लिए रखना है. आप देखना है कि आपका जो वाटर है वो फिर से आइस बना कि नहीं बना. अब एक्टिविटी नंबर 6.4 हम करेंगे.
Activity number 6.4. Boil some water in a container. Do you see the steam rising from the surface of water? Hold an inverted pan by its handle over the steam at some distance from the boiling water. Observe the inner surface of the pan. अब आपको क्या करना है, पानी गर्म करना है एक कंटेनर में. फिर आपको देखना है कि पानी से क्या उठता है, भाप उठती है, स्टीम उठती है, उसके सरफेस से उठती हुई दिखाई देगी. फिर आपको क्या करना है, एक इन्वर्टेड पैन मतलब उल्टा पैन आपको उसके ऊपर रख देना है, ठीक है, और स्टीम के ऊपर रख देना है, ठीक है. और ऑब्जर्व करना है कि आपका जो इनर सरफेस है पैन का, उसमें क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट आपको दिखाई देंगे कि नहीं, ये आपको देखना है, ठीक है. तो ये भी आपको करके देखना है. ये आप रोज अपनी रोजमर्रा की लाइफ में भी आप करते हो. अगर आप अपनी मम्मा के साथ सब्जी बनाओगे कभी या कोई चीज, तो आप वो भी क्या करेंगी, उसको ढक देते हैं, एक किसी प्लेट से ढक देते हैं या पैन से, इन्वर्टेड पैन से. तो क्या होता है, वही चीज आपको देखनी है, नोटिस करनी है. एक्टिविटी 6.5. Hold a used hacksaw blade with a pair of tongs. Keep the tip of the free end on the flame of a glass stove. Wait for few minutes. Does the color of tip of the blade change? अब आपको क्या करना है, ब्लेड लेना है और आपको चिमटे की मदद से, टोंग की मदद से क्या करना है, उसका जो एक एंड है वो फ्लेम पर रखना है. फिर कुछ मिनट के बाद आपको वेट करना है, देखना है क्या उसका जो टिप है ब्लेड का वो चेंज हुआ, उसका कलर की नहीं. रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम. ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम. अब कुछ समय के बाद फिर आपको टिप देखना है, उसका कलर क्या वापस वैसा ही हो जाता है जैसे पहले था या फिर चेंज रहता है, ये आपको देखना है. डज इट गेट बैक इट्स ओरिजिनल कलर? इन एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 above you saw that paper and a piece of chalk underwent changes in size. आपने क्या देखा, जब हमने पेपर को कटिंग करी है, पेपर को 6.1 एक्टिविटी हमने क्या किया था, एक पेपर लिया था, पेपर को 4 पीसेस में हमने कट कर दिया था. फिर उसके बाद हमने उसको वैसे ही जमीन पे बिछा दिया था जैसा वो पेपर पहले था, ठीक है. उसकी कटिंग्स को हमने इस तरह से वापस बिछा दिया. तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो पेपर है और जो पीस ऑफ चॉक है उसमें क्या आ गया है, चेंजेस इन साइज. इन एक्टिविटी 6.3 एंड 6.4 वाटर चेंज स्टेट. और 6.3 में और 6.4 में आपने क्या देखा, 6.3 में आपने देखा था, हमने आइस को हमने मेल्ट करा था, आपने देखा था सॉलिड से आइस सॉलिड होती है, वो लिक्विड बन गई थी, ठीक है. और 6.4 में हमने क्या देखा था, हमने क्या करा था, स्टीम आ रही थी जब हमने वाटर को बॉईल कर रहे थे हम. तो यहाँ पर आप क्या देख रहे थे, यहाँ पर आपने देखा कि जो लिक्विड है, वाटर है, उसको गैस में बदलते हुए देखा और आपने ढक दिया उसको, तो जो गैस है आपका, स्टीम है, वो फिर से ड्रॉपलेट्स आपके पैन में लग गए थे तो लिक्विड में बदल गया. फिर एक्टिविटी 6.5 में आपने हैक्सॉ ब्लेड चेंज कलर ऑन हीटिंग, आपने ब्लेड के कलर को चेंज करते हुए देखा. तो ऐसी प्रॉपर्टीज जहां शेप में चेंज आए, ठीक है. आपने अगर आपके पास एक पेंसिल है, उसको शार्पन करते करते आपने इतना छोटा कर दिया, ठीक है, ये बड़ी सी पेंसिल है हमारी, तो शार्पन करते करते हमने छोटा कर दिया, इतनी छोटी हो गई है. तो क्या हुआ है, इसके साइज में चेंज आ गया, ठीक है. और मान लो हमने जो चौक लिया था, उसको जिस तरह से हमारा चौक था, इस तरह से हमारा अगर कोई चौक था, हमने उसको क्या कर दिया, क्रश कर दिया. दोबारा फिर हमने उसको बनाने की कोशिश की, ड्राई करा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शेप में चेंज आ जाएगा. सेम सिमिलर शेप होना जरूरी नहीं है, क्योंकि हमारे पास उस तरह के सांचे नहीं है जिनपे वो चौक बना होगा. तो हमने खुद रोल करके उसे बनाया, तो कहीं ना कहीं शेप में चेंज आएगा. तो वो प्रॉपर्टीज जहाँ शेप में, साइज में, कलर में और स्टेट में. स्टेट मतलब जैसे आपका आइस है, आइस को हमने धूप में रख दिया तो वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, है ना. तो सॉलिड स्टेट लिक्विड स्टेट में बदल गया. तो स्टेट का जो चेंजेस है, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये स्टेट्स होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, ठीक है, यानी कि अवस्थाएं. तो अवस्था में कोई बदलाव आ जाएगा, उसके शेप में कोई चेंज आ जाएगा, ठीक है, शेप में, आकार में कोई चेंज आ गया. साइज में मतलब लंबा छोटा हो गया, साइज में चेंज आ गया. उसके कलर में कोई, रंग में कोई बदलाव आया. तो इस तरह की प्रॉपर्टीज जहां शेप में, साइज में, कलर में, स्टेट में चेंज हो किसी भी सब्सटेंस को, इन प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज. ओके, properties such as shape, size, color and state of substance are called its physical properties. और इन properties में अगर change आ जाए तो उस change को कहते हैं a change in which a substance undergo a change in its physical properties is called physical change.
ठीक है। तो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी, शेप, साइज, कलर, स्टेट किसी भी सब्सटेंस की उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और इन प्रॉपर्टीज में मान लीजिए शेप में चेंज आया, साइज में आया, कलर में या स्टेट में चेंज आया, तो ये जो चेंज आया, ये जो परिवर्तन आया है उसके आकार में, ठीक है, और उसके रंग में, उसकी अवस्था में जो भी चेंज आया है, जो भी परिवर्तन आया है, ऐसे परिवर्तन को, ऐसे चेंज को हम फिजिकल चेंज कहते हैं। अ फिजिकल चेंज इज जनरली रिवर्सिबल। फिजिकल चेंज जनरली, आमतौर पे, हमेशा नहीं कह रही हूं मैं, लेकिन आमतौर पे रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल का मतलब, मान लीजिए आपकी जो बर्फ है, ठीक है, हमने इसको गर्म कर दिया, हीटिंग कर दी, ठीक है, गर्म किया, तो ये क्या बन गया, पानी बन गया, लिक्विड। सॉलिड स्टेट क्या बन गया, लिक्विड स्टेट में चेंज हो गया। तो ये क्या है, ये एक चेंज है जो फिजिकल चेंज है। अब वापस हम इसको ठंडा करेंगे, ठीक है, कूलिंग करेंगे अगर इसकी, तो कूलिंग करके ये फिर से क्या बन जाएगा, फ्रिज में हमने रख दिया इसी पानी को, तो वापस बर्फ बन गया कूलिंग करने पर, ठीक है। तो ये जो चेंज है ये कैसा है, रिवर्सिबल, यानी कि अपनी पहली जो फॉर्म थी जहां से हमने स्टार्ट किया उसी फॉर्म पे वापस आ जाता है। ऐसी चेंज को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल चेंज कहते हैं। और ऐसी फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई नया सब्सटेंस भी नहीं बनता, नया सब्सटेंस नहीं बनता। इन सच ए चेंज, फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस, नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है, ये आपको ध्यान में रहेगा। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो प्रॉपर्टीज जहाँ शेप, साइज, कलर और स्टेट की बात करते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। और इन प्रॉपर्टीज में अगर कोई चेंज आए तो उस चेंज को हम कहते हैं फिजिकल चेंज। और जनरली जो फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल इन नेचर होता है, ठीक है, रिवर्सिबल, रिवर्स हो जाता है, जहां से हमने स्टार्ट किया वापस हमें वही चीज मिल जाती है। जनरली, हमेशा नहीं कह रही हूँ, लेकिन आमतौर पर रिवर्सिबल होता है, ठीक है। और इसमें फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस भी हमें नहीं मिलता। समझ में आया फिजिकल चेंज आपको। चलिए अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं केमिकल चेंज की तरफ। अ चेंज विद विच यू आर क्वाइट फेमिलियर इज द रस्टिंग ऑफ आयरन। आपने नॉर्मली देखा होगा, हम जैसे तवे का इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए, चपातीज बनाने के लिए करते हैं ना, तो कई बार उसमें अब रस्टिंग हो जाती है, हो सकती है, होती नहीं है, मतलब हो जाती है कभी। या आपकी आयरन वाली जो बकेट्स होती हैं, और भी कई सारे आयरन वाले आपने चीजें देखी होंगी जिनमें रस्टिंग होती है, जो कि आमतौर पे आप देखते हो। और ये क्या है, एक केमिकल चेंज है, ये एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। तो अब और अच्छे से हम केमिकल चेंज पढ़ेंगे। If you leave a piece of iron in the open for some time, it acquires a film of brownish substance. This substance is called rust. Rust किसको कहते हैं, अगर आप आयरन के पीस को ओपन में रख दें तो एक ब्राउनिश सब्सटेंस, एक ब्राउनिश फिल्म उसमें आ जाती है। अपने नॉर्मली विक में भी देखा होगा, जो कढ़ाई होती है आप उसको रख देते हैं, ठीक है, धो के आपने रख दिया है, तो उसमें आप क्या देखते हैं, इस तरह से ब्राउनिश फिल्म लग जाती है, रस्ट, ठीक। तो ये जो वॉक पे लगी है रस्ट आपके, ठीक है, आयरन वॉक पे, कढ़ाई पे, दैट इज अ रस्ट एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रस्टिंग। और ये जो प्रोसेस होता है रस्ट बनने का, इसको हम रस्टिंग कहते हैं। आयरन गेट्स ऑफ पार्क्स और फार्म लैंड्स, आयरन बेंचेस, कैप्टन लॉन्स एंड गार्डन्स, ऑलमोस्ट एवरी आर्टिकल ऑफ आयरन kept in open gets rusted. At home, you must have seen shovels and spades getting rusted when exposed to the air. Okay, तो हमने मोस्टली जितनी भी चीजें यहाँ पर दिख रही हैं आपको, आपकी जो बेंचेस होती हैं, चेयर्स होती हैं, जो भी आयरन की चीजें हैं, चाहे गेट है, ठीक है, तो आप देखते हो धीरे धीरे एक ब्राउनिश सी परत अपने ऊपर चढ़ा लेती है। इसको क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं जिसमें ये चढ़ती है परत, ब्राउन कलर की फिल्म जो चढ़ती है किसी आयरन ऑब्जेक्ट पे, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग एंड दिस इज अ केमिकल चेंज। अब आगे देख लेते हैं बच्चों। इन किचन अ वेट आयरन पैन, किचन में अगर हमने वेट आयरन पैन रखा है, तवा रखा है, वो क्या हो जाता है, रस्ट पकड़ लेता है कुछ देर में, ठीक है। रस्ट इज नॉट आयरन, रस्ट आयरन नहीं है, ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है आयरन का। इट इज डिफरेंट फ्रॉम आयरन ऑन विच इट गेट डिपॉजिटेड। आयरन से ये डिफरेंट है और आयरन के ऊपर ये डिपॉजिट हो जाती है ये फिल्म, ठीक है। एक्टिविटी 6.6 caution,
It is dangerous to look for long at the burning magnesium ribbon. The teacher should advise children not to stare at burning ribbon. ठीक है, अब हम बर्निंग रिबन की एक्टिविटी करेंगे. ये आप क्लास में कर सकते हैं, स्कूल में. घर में तो जनरली नहीं आपको मिलेगा मैग्नीशियम रिबन. गेट अ स्मॉल पीस ऑफ थिन स्ट्रिप और रिबन ऑफ मैग्नीशियम, क्लीन इट अप with sandpaper, bring the tip near a candle flame, it burns with a brilliant white light. आपने कभी देखा होगा मैग्नीशियम रिबन को आप बर्न करते हैं तो वो एक ब्रिलियंट व्हाइट लाइट के साथ बर्न करता है. दिस इज द ब्रिलियंट व्हाइट लाइट एंड मैग्नीशियम रिबन इज burning with this brilliant white light. When it is completely burnt, it leaves behind a powdery ash. Does the ash look like the magnesium ribbon? जब ये पूरा जल जाता है तो एक white ash छोड़ देता है, राख छोड़ देता है. The change can be represented by following equation. इस चेंज को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है, प्लस ऑक्सीजन का सिंबल O2 एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है इस रिएक्शन में, MgO इसका सिंबल होता है. बच्चों आपको कुछ एलिमेंट्स याद करने पड़ेंगे, उनके सिंबल याद करने पड़ेंगे ताकि आपको लिए इजी हो जाए. अभी तो यहाँ पर पूरा ये वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है आपको वर्ड, लेकिन नॉर्मली हम केमिस्ट्री में कैसे लिखते हैं, हम सिर्फ सिंबल्स में लिखते हैं Mg प्लस O2 और ये आपका साइन आगे रिएक्शन का, एंड दिस इज प्रोडक्ट MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो ठीक है, हम ये सिर्फ लिखते हैं, हम वर्ड इक्वेशन नहीं लिखते. आपको क्योंकि अभी ज्यादा नहीं पता है इसलिए वर्ड इक्वेशन लिखी है, बट बेटर ये होगा कि आप कुछ एलिमेंट्स को जान लें. कम से कम आप 1 to 20 एलिमेंट्स याद कर लें. ठीक है, इस पर भी मैं वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगी. ठीक, द इक्वेशंस हियर आर डिफरेंट फ्रॉम दोज इन मैथमेटिक्स. इन इक्वेशंस ऑफ दिस काइंड द एरो इम्प्लाइज बिकम्स. ठीक है, ये जो एरो बता रहा है ये बता रहा है क्या कि ये बन जाती है बिकम्स. Mg प्लस O2 बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. नो अटेम्प्ट शुड बी मेड टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन एट दिस स्टेज. अभी आपको इनको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है इस स्टेज में. 10th क्लास में आके आप बैलेंसिंग सीखेंगे. ठीक है, कलेक्ट द एश एंड मिक्स इट विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर. स्टर द मिक्सचर वेल. टेस्ट द मिक्सचर विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर. अब आप क्या करोगे, जो हमारी ऐश हमें मिल गई वो वाटर में मिलाइए, उसको एक्वस सोल्यूशन बनाइए, फिर आपको ब्लू और रेड लिटमस पेपर में चेक करना है. अगर आपका जो रेड लिटमस है वो ब्लू हुआ या फिर ब्लू लिटमस रेड हुआ, ये हम चेक करेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, हाउ डू यू क्लासिफाई द एक्वस सोल्यूशन, एसिडिक और बेसिक? ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर, it forms a new substance. This change can be written in the form of following equation. ठीक है, तो बच्चों हम लिटमस पेपर, हमारा जो रेड लिटमस पेपर जब ब्लू टर्न हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, कोई भी जो सोल्यूशन होती है वो कैसी होती है, अल्कलाइन. ठीक है, और जब हमारा ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जाता है तो हमारी जो सोल्यूशन होती है वो एसिडिक होती है. तो इससे हम क्या कर सकते हैं, नेचर चेक कर सकते हैं. तो ये आपको चेक करना है. ओके, ऑन डिसॉल्विंग द ऐश इन वाटर इट फॉर्म्स अ न्यू सब्सटेंस. दिस चेंज कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन. मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर. अब क्या हुआ, मैग्नीशियम ऑक्साइड हमें ऐश में मिला था, हमने जब ये रिएक्शन करी थी मैग्नीशियम को जब बर्न किया था ऑक्सीजन के साथ तो MgO मिला था हमें ऐश में, और इसको जब हमने वाटर में मिलाया मैग्नीशियम ऑक्साइड को वाटर में तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल गया इस तरह से. As you have already learned in chapter 5, magnesium hydroxide is a base. Magnesium hydroxide क्या है, बेस है. तो जो नया सब्सटेंस हमें मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड, नया सब्सटेंस मिला है हमें बर्निंग में मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या हमें मिल गया, बेस मिल गया. इज अनदर न्यू सब्सटेंस, ये नया सब्सटेंस है. ठीक है, तो यहाँ पर जब हम चेक करेंगे, सोल्यूशन बना के हम चेक करेंगे ना बच्चों, तो हमको क्या आएगा, हमारा ये आएगा रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा एल्कलाइन, और ब्लू नहीं टर्न होगा रेड. ठीक है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं. ठीक, अब एक्टिविटी नंबर 6.7 टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय टीचर. डिजॉल्व अबाउट अ टीस्पूनफुल ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट आप वाटर में डालेंगे और कुछ ड्रॉप सल्फ्यूरिक एसिड के डालेंगे. यू शुड गेट अ ब्लू कलर सोल्यूशन. आपको कैसी मिलनी चाहिए, ब्लू कलर सोल्यूशन मिलनी चाहिए. देखिए यहाँ पर सोल्यूशन है आपका कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन. इसमें हम क्या करेंगे, आयरन की एक ब्लेड इसमें अगर हम डाल देंगे और हम क्या करेंगे, आधे घंटे के लिए वेट करेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा जो ब्लू कलर की कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन थी वो क्या हो गई, उसका कलर चेंज हो गया, ग्रीनिश कलर की हो गई है ना.
तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कॉपर सल्फेट है, ठीक है, सोल्यूशन वो, ठीक है, जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है CuSO4 सोल्यूशन है वो कैसे कलर की है? ब्लू कलर की है, ठीक है। ये कॉपर सल्फेट है ब्लू कलर की। तो क्या हुआ है? आयन ब्लेड है ये Fe, ठीक है, ये रिएक्शन हुई है। तो आपका क्या हुआ है? जो आयन होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है, मतलब रिएक्टिव, इट इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। तो क्या होता है? जो मोर रिएक्टिव आपका एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। डिस्प्लेस मीन्स हटा देता है, उसकी प्लेस ले लेता है, ठीक है। तो उसने इसकी प्लेस ले ली, FeSO4 बन गया और आपका कॉपर इस तरह से बाहर आ गया, ठीक है, कॉपर अलग हो गया। तो ये क्या है? FeSO4 बन गया। इसको सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन को, कॉपर को उसकी सोल्यूशन से डिस्प्लेस कर दिया किसने? आयन ने, क्योंकि ये ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। इसीलिए हमारा जो कलर है कैसा हो गया? वो ग्रीन कलर का। दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज, ठीक है। फिर बच्चों इसके बाद आप एक्टिविटी 6.8 करिएगा। स्कूल में आप कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। आपने विनेगर लिया एक टेस्ट ट्यूब में, उसमें आपने बेकिंग सोडा डाला। बेकिंग सोडा जब भी आप डालेंगे एक हिसिंग साउंड आएगी और बबल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। पास दिस गैस थ्रू फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। इस गैस को आपको कैसे पास करना है? लाइम वाटर के थ्रू पास करना है। द चेंज इन द टेस्ट ट्यूब इज ऑफ एज फॉलोइंग। विनेगर आपका एसिटिक एसिड होता है, बेकिंग सोडा हमने इसमें डाला है, तो आपका कौन सी गैस निकल रही है? कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और कुछ अदर सब्सटेंसेस फॉर्म हो रहे हैं। अब इस गैस को, ठीक है, हम लाइम वाटर से रिएक्ट करवा रहे हैं CO2 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये आपके 10th तक आगे तक बहुत यूजफुल है, बहुत बार पूछी जाती है। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कॉम्पिटिशन के व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है काफी। तो हमने क्या लिया है? यहाँ पर विनेगर है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हमने लाइम वाटर में पास किया, ठीक। तो आपका क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी लाइम वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड पास किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और आपका क्या बनता है? वाटर बनता है। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? ये CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 पास करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, CaCO3। When carbon dioxide is passed through lime water, calcium carbonate is formed, which makes lime water milky। इसी कारण लाइम वाटर कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है। ये रीजन आपसे पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन भी आप ध्यान कर लीजिए, याद कर लीजिए, और ये रीजन भी याद कर लीजिए क्यों लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो मिल्की हो जाता है, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, ठीक है, इसीलिए ये मिल्की हो जाता है। द टर्निंग ऑफ लाइम वाटर इनटू मिल्की इज अ स्टैंडर्ड टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्टैंडर्ड टेस्ट भी है। ये बताता है कि आपकी जो भी गैस लिबरेट हुई है वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। यू विल यूज इट इन चैप्टर 10 टू शो द एयर वी ब्रीथ आउट इज रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड। ये आप 10th चैप्टर में हम एयर वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो हम जो रेस्पिरेशन के दौरान जब इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन लेते हैं, एक्सेल करते हैं तो CO2 एक्सेल करते हैं। तो कैसे पता लगेगा हमने CO2 एक्सेल किया है? इस टेस्ट से हम आराम से पता कर सकते हैं। लाइम वाटर में अपनी जो CO2 है वो पास करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? मिल्की हो जाएगा। तो ये शो करेगा कि हाँ रेस्पिरेशन के दौरान हम एक्सेल क्या करते हैं? CO2 एक्सेल करते हैं। इन एक्टिविटी 6.8 you saw that each change one or more new substance were formed। एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस बने थे, ठीक है। ये देखा था आपने, एस से हमने क्या देखा था? नया सब्सटेंस बना था जब हमने मैग्नीशियम को बर्न किया था। और आपने कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन में भी देखा था कि हमने आयन डाल दिया था तो आयन सल्फेट बना था और कॉपर बना था। तो ये क्या है? नए सब्सटेंस है। कॉपर वॉज डिपॉजिटेड ऑन शेविंग ब्लेड ऑफ आयन, ठीक। फिर विनेगर वाले में भी हमने क्या देखा था? हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी और वो क्या करती है? लाइम वाटर को मिल्की। तो इसमें भी क्या हुआ? लाइम वाटर मिल्की होने में भी नया सब्सटेंस हमारा बन गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो हर बार हमारा क्या बन रहा है? कोई भी हम रिएक्शन कर रहे हैं तो नया सब्सटेंस बन रहा है। तो फिजिकल चेंज में हम रिएक्शन कर रहे थे तो हमारे जो स्टेट थी उसमें चेंज आ रहा था, शेप में चेंज आ रहा था, लेकिन हमारा जो सब्सटेंस था वो सेम रह रहा था। बट यहाँ पर क्या होता है? हम जब भी चेंज करते हैं तो चेंज से क्या होता है? वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। ओके,
Chemical changes are very important in our lives. All new substances are formed as a result of chemical changes. For example, if a metal is extracted from an ore such as iron or iron ore, we need to carry out series of chemical changes. A medicine is the end product of chain of chemical reaction. मेडिसिन जो हमें चाहिए होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लाइफ सेविंग होती है, वो भी कैसे बनती है, कई सारी केमिकल रिएक्शंस का एंड प्रोडक्ट होता है. यूजफुल न्यू मटेरियल्स सच एज प्लास्टिक, डिटर्जेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन. इंडीड एवरी न्यू मटेरियल इज डिस्कवर्ड बाय स्टडीइंग केमिकल चेंजेस. सो केमिकल चेंजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. Okay, in addition to new products, chemical change may follow फॉलोइंग थिंग्स. क्या क्या हो सकता है केमिकल चेंज जब होगा? नया प्रोडक्ट तो बनेगा, इस साथ में हीट, लाइट या रेडिएशन क्या होगा भी मिलेगा या एब्जॉर्ब होगा, या निकलेगा या एब्जॉर्ब होगा रिएक्शन के दौरान. साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, चेंज इन स्मेल और चेंज इन कलर, या कोई गैस फॉर्म होती है. तो ये सारे क्या होते हैं? केमिकल चेंज के एग्जाम्पल होते हैं. यू सो दैट बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज. बर्निंग ऑफ कोल, वुड लीव्स, ये सब केमिकल चेंजेस हैं. ठीक है. एक्सप्लोजन ऑफ फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज. यू नो दैट सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड, अनप्लीजेंट गैसेस. आप जब क्रैकर्स फोड़ते हैं दिवाली के टाइम, तभी भी क्या प्रोड्यूस होता है? हीट, लाइट, साउंड, अनप्लीजेंट गैसेस. इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि आप इसको ना यूज करें, नहीं प्ले करें फायरवर्क के साथ, क्योंकि इससे क्या होता है? आपका एनवायरनमेंट भी पल्यूट हो जाता है. ठीक है. अब आगे हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन. ठीक, हमने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, जब हम आयरन के किसी भी ऑब्जेक्ट को बाहर खुला छोड़ देते हैं तो उसमें ब्राउन कलर का रस्ट प्रोड्यूस हो जाता है. तो वो क्या होता है, वो इक्वेशन हम यहाँ पर देख लेते हैं. प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन. आयरन Fe प्लस ऑक्सीजन O2 फ्रॉम एयर एंड वाटर. एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन तो होता है, साथ में वाटर भी नेसेसरी है एलिमेंट जो रेस्ट प्रोड्यूस करता है. तो रेस्ट क्या है? Fe2O3. ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, याद कर लेंगे, आगे के लिए आपकी काफी इजी हो जाएगी चीजें. फॉर रस्टिंग द प्रेजेंस ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ ऑक्सीजन का प्रेजेंस नहीं, वाटर भी आपको, वाटर वेपर जो आपके प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में, उसके वजह से भी आपकी नमी की जरूरत होती है. कभी भी रस्टिंग हो तो नमी जरूर होती है. ठीक है. In fact, if the content of moisture in air is high, which means if it is more humid, rusting और तेज होगी. जितना ही आपका जो एटमॉस्फेयर है उसमें मॉइस्चर का कंटेंट ज्यादा होगा, उतना ज्यादा रस्टिंग होगी. अब हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? ठीक है. जब हम क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट तोड़ देंगे. कैसा कॉन्टैक्ट तोड़ देंगे? वाटर का, ऑक्सीजन का कॉन्टैक्ट हम तोड़ देंगे, है ना. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर एंड ऑक्सीजन. तो ये कैसे करेंगे? हम कोटिंग कर सकते हैं, हम पेंट कर सकते हैं, हम ग्रीस कर सकते हैं. ठीक है. या फिर किसी अनदर मेटल की हम एक लेयर डिपॉजिट कर सकते हैं, क्रोमियम या जिंक की. किस पर? आयरन के ऊपर. सबसे पहले आयरन की रस्टिंग होने से पहले क्या करेगा? कोई भी रिएक्शन होगी तो क्रोमियम या जिंक के साथ होगी, जो कि कम रिएक्टिव है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी. तो ये जो प्रोसेस होता है डिपॉजिट करने का जिंक लेयर को आयरन के ऊपर, इट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? इट इज प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग लेयर ऑफ जिंक ऑन आयरन. द आयरन पाइप्स वी यूज इन होम्स टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज्ड टू प्रिवेंट रस्टिंग. हम जो घर में पानी के लिए पाइप्स यूज करते हैं उनमें भी क्या होती है? गैल्वेनाइजेशन होती है, ताकि रस्टिंग ना हो. अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन. क्रिस्टलाइजेशन, जब हम कभी क्या करते हैं, नमक निकालते हैं तो वो इवेपोरेशन से भी हमें नमक मिल जाता है, बट इट इज नॉट प्योर. ठीक है. द सॉल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर बाय प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन इज नॉट प्योर एंड इट्स क्रिस्टल्स आर स्मॉल. द शेप ऑफ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली. हाउएवर लार्ज क्रिस्टल और प्योर सब्सटेंस कैन बी फाउंड फ्रॉम देयर सोल्यूशन. लेकिन हम उनके सोल्यूशन से अच्छे क्लियर क्रिस्टल्स भी बना सकते हैं. तो ये जो प्रोसेस होता है क्रिस्टल्स फॉर्म करने का, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है. ठीक है. आप ये एक्टिविटी करके इसको समझ सकते हैं. 6.9 एक्टिविटी में इसको समझ सकते हैं. अभी बीच में हमारे पास एक छोटा सा चीज रह गया था, प्रोटेक्टिव शील्ड. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ओजोन लेयर इन आवर एटमॉस्फेयर. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेडिएशन. तो हमारी जो ओजोन लेयर होती है हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेडिएशन से. ओजोन एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड ब्रेक डाउन ऑक्सीजन डिफरेंट फ्रॉम ओजोन. कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? तो ओजोन का जो ब्रेक डाउन है वो भी क्या है? केमिकल चेंज है. इफ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन were not
absorbed by ozone, it would reach the earth's surface and cause harm to us and other life. Ozone act as a natural shield against this रेडिएशन. ओजोन क्या करता है, जो भी यूवी रेडिएशन हम तक पहुंचती है तो हमें प्रोटेक्ट करता है. लेकिन अगर ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होगा ओजोन, तो ये क्या हो जाता है, लेयर ब्रेक होती है और ओजोन ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन हो जाता है. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए चैप्टर को. थैंक यू.